हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीखने के एक और नए सिद्धांत के बारे में, जो है आपका सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, है ना, जिसको बोलते हैं इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, है ना। फ्रेंड्स, ये इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दिया, है ना, तो ये गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। गेस्टाल्ट जो शब्द है आपका, वो क्या है, ये आपका जर्मन शब्द है ना। गेस्टाल्ट जो है वो क्या है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है किसी भी विषय वस्तु के सभी परिस्थितियों को, है ना, किसी भी विषय वस्तु के किसी परिस्थिति के सभी पहलुओं को, है ना, सभी पहलुओं को क्या करना, एक साथ देखना, एक साथ एक समय में क्या करना, देखना। ठीक है, सभी परिस्थितियों को क्या करना, है ना, सभी पहलुओं को क्या करना, एक साथ देखना, है ना, किसी विषय से संबंधित परिस्थितियों के सभी पहलुओं को एक साथ देखना, है ना, उसको बोलते हैं क्या, गेस्टाल्ट, है ना। तो गेस्टाल्ट का अर्थ आपने समझ लिया कि जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है किसी भी समस्या के, है ना, आप एक साथ सभी पहलुओं को क्या करना, देखना होता है, या किसी विषय के कुछ भी कहें। अब गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये थ्योरी दिया गया है ना। इसमें मुख्य रूप से 3 मनोवैज्ञानिक का नाम आता है, कोहलर, कोफका और तीसरे हैं वर्दीमर, है ना, कोहलर, कोफका और वर्दीमर। फ्रेंड्स, कोहलर को बोला जाता है प्रयोगकर्ता। कोहलर क्या है, प्रयोगकर्ता है, जो कि इस थ्योरी को इन्होंने ही दिया था, है ना। एक्सपेरिमेंट जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। कोफका जो है कोहलर के साथ मिलकर के एक्सपेरिमेंट में काम किए थे, है ना, तो इनको बोलते हैं हम लोग सहयोगकर्ता। मतलब ये जो है एक दोस्त की तरह, है ना, कोहलर के साथ क्या कर रहे थे, काम में हाथ बटा रहे थे। और ये जो क्या है वर्दीमर, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म, मतलब ये जो है क्या है, गेस्टाल्टवाद के जनक इनको कहा जाता है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। कोहलर क्या है, प्रयोगकर्ता। कोफका, जिनको कि क्या बोला जाता है, सहयोगकर्ता, है ना, जिनको कि सहयोगकर्ता हम लोग बोलते हैं। और नेक्स्ट है आपके वर्दीमर, जिसको फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म, मतलब गेस्टाल्टवाद जो स्कूल था, है ना। गेस्टाल्टवाद क्या है, एक आपका स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत एक आता है। जैसे बिहेवियरिस्ट का एक अलग स्कूल था, स्ट्रक्चरलिज्म का एक स्कूल था, उसी तरीके से गेस्टाल्टवाद का भी क्या था, एक स्कूल था, है ना। और उसके जो है जनक कौन कहे जाते थे, वर्दीमर कहे जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चुके हैं, यहाँ पे हम लोग कोहलर के सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो हम इसमें जानते हैं कि किन किन बातों के बारे में कहा गया है। तो कोहलर का जो सिद्धांत है वो बेस्ड है आपके सूझ के ऊपर, है ना। इन्होंने क्या कहा कि कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, किसी समस्या को या किसी विषय वस्तु को सूझ के द्वारा सीखता है। मतलब सीखने के क्रम में कोई व्यक्ति जो है क्या करता है ना, कोई किसी पाठ या किसी विषय को, है ना, जब व्यक्ति सीखता है तो सीखने के क्रम में उसके जो प्रत्येक पहलू होते हैं, प्रत्येक पहलुओं का निरीक्षण करता है। और निरीक्षण करने के बाद उसमें क्या आता है, अचानक सा सूझ आता है, एक आइडिया आता है ना, जो कि सही अनुक्रिया को करने के लिए क्या करता है, सिखा देता है उसको, है ना। मतलब सही अनुक्रिया को करना व्यक्ति क्या कर लेता है, सीख लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, कोई व्यक्ति सीखने के क्रम में बहुत सारे क्या करते हैं, है ना, सीखने के क्रम में जितनी भी परिस्थितियां हैं उस विषय से रिलेटेड, उनके सभी पहलुओं पे बच्चा क्या करता है, व्यक्ति क्या करते हैं, उसको निरीक्षण करते हैं। और निरीक्षण करने के बाद उसमें जो है सही अनुक्रिया को करने का जो है क्षमता जो है वो डेवलप हो जाता है। मतलब व्यक्ति जो है सही अनुक्रिया करना सीख लेता है। तो यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में, है ना, इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया, सूझ वर्ड का यूज़ किया, कि व्यक्ति जो है क्या करता है, सूझ के द्वारा संबंध बैठा देता है उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में। तो उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में जब सूझ द्वारा संबंध स्थापित होता है, मतलब सूझ द्वारा व्यक्ति जब सीखता है, तो इसको कहते हैं क्या, सीखना, है ना। किसके अनुसार, कोहलर के अनुसार, है ना, जो सूझ के सिद्धांत है आपका इसमें, है ना। तो आपने देख लिया इतनी बात। अब इसकी अगर विशेषता की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी विशेषता क्या हो सकता है, कोहलर ने क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी विषय वस्तु को क्या करता है, सूझ के द्वारा सीखता है ना, सूझ के द्वारा सीखता है। इसके अलावा जो है सूझ कब आएगा, जब व्यक्ति जिस चीज़ को सिखा रहे हैं आप, उस चीज़ से रिलेटेड जितने भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं को क्या करें, व्यक्ति के सामने रखें, है ना, व्यक्ति के सामने रखा होना चाहिए, तभी व्यक्ति के अंदर क्या आएगा, सूझ आएगा। मतलब सही अनुक्रिया व्यक्ति करना सीख जाएगा, है ना। तो सीखने वाले व्यक्ति में सूझ कब आएगा, जब परिस्थितियाँ उसके सामने होगा, मतलब प्रत्येक पहलू जो है उसके सामने होगा, तभी व्यक्ति के अंदर क्या आएगा, सही अनुक्रिया आएगा, या कहें सूझ आएगा, इंसाइट आएगा, अंतर्दृष्टि आएगा, आइडिया आएगा। ठीक,
अब फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने जो प्रयोग किया था, है ना, उनमें जो सबसे जो है फेमस जिसको कहें, है ना, सबसे प्रमुख सबसे प्रचलित जो आपका एक्सपेरिमेंट था, है ना, वो दो आपका एक्सपेरिमेंट है। एक है छड़ी समस्या पर प्रयोग, दूसरा है आपका बक्स समस्या पर प्रयोग, है ना। तो इनका जो प्रयोग था वो किस पे किया गया था, है ना, इन्होंने प्रयोग जो है वनमानुष पे किया था, मतलब चिंपैंजी पे भी किया था, इसके अलावा मुर्गी पे, है ना, कुत्ता पे भी इनका प्रयोग था। लेकिन सभी प्रयोग में सबसे ज़्यादा इनका जो फेमस था वो क्या था, वनमानुष पे, है ना, वनमानुष। और इनके जो सबसे अधिक जो तेज वनमानुष था उसका नाम था सुल्तान, है ना। तो सुल्तान नाम के वनमानुष पे इनका प्रयोग किया गया था। ठीक, तो दो प्रयोग था, पहला था छड़ी समस्या पर प्रयोग, छड़ी समस्या पर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑन स्टिक, है ना, छड़ी समस्या पर प्रयोग। और दूसरा जो प्रयोग था वो क्या था, वो था आपका बक्स समस्या पर प्रयोग, बक्स समस्या पर प्रयोग, बक्स समस्या पर प्रयोग। तो सबसे पहला हम लोग छड़ी समस्या पर प्रयोग को देखते हैं। आप पिक्चर पे देखेंगे, है ना, यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया गया है जैसा कि, है ना, तो आप पिक्चर से रिलेट करते जाएंगे जो भी हम अभी बात बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो थ्योरी है आपका, है ना, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था लगभग 1913 से लेकर के 1918 के आसपास, है ना, 1913 से 18 के आसपास ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किया गया था। ठीक, तो यहाँ पे फ्रेंड्स छड़ी समस्या पर प्रयोग में क्या हुआ था, सुल्तान को एक बड़े से पिंजड़े में क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना। उसको एक बड़े से पिंजरे में, है ना, बड़े से पिंजरे में जो है उसको बंद कर दिया गया था। और वनमानुष जो था वो क्या था, भूखा था, वनमानुष क्या था, भूखा था, है ना। और पिंजरे के बाहर, है ना, टेबल पर एक केला रखा हुआ था, टेबल पर क्या रखा हुआ था, एक केला रखा हुआ था। ठीक है ना, केले को देख करके क्या किया, है ना, वनमानुष का मन हुआ उसको खाने का, उसको प्राप्त करने का, है ना, चूंकि भूखा था। तो अपने हाथ की सहायता से, अपने पैर की सहायता से क्या किया, केले को प्राप्त करना चाहा, बट वो असफल हो गया, है ना। फिर क्या होता है, वो उसके जो है कमरे में, है ना, उसके जो पिंजरा था उसके आसपास में दो छड़ी रखी हुई थी, और उसकी विशेषता ये थी कि वो दोनों छड़ियाँ जो है आपस में चिपक जाती थी। ठीक है ना, तो एक एक छड़ी को, है ना, वनमानुष जो है क्या किया, सुल्तान जो है क्या किया, केले को प्राप्त करना चाहा एक एक छड़ी से, फिर से क्या हो गया, असफल हो गया, है ना। इस तरीके से वो अचानक सा बैठ गया, है ना, निराश होकर के बैठ गया। फिर अचानक सा दोनों छड़ी के साथ वो खेलना प्रारंभ कर दिया। खेलते खेलते क्या हो गया फ्रेंड्स, खेलते खेलते दोनों छड़ी जो है चिपक गया। जैसे ही चिपक गया, है ना, जो सुल्तान था, सुल्तान को एक, है ना, सुल्तान के चेहरे पे एक अचानक सी खुशी देखी गई, है ना। खुशी इसलिए कि अब क्या हो गया, है ना, जैसे ही उसने देखा कि जो स्टिक था, है ना, जो छड़ी थी वो क्या हो गई, बड़ी हो गई, है ना, जिससे क्या हुआ, केले की जो दूरी हो गई वो घट सकती है और केला जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसा इसको जो है खुशी महसूस हुआ, मतलब इसके अंदर क्या आ गया, आइडिया आ गया छड़ी को देख करके, है ना। छड़ी को जैसे ही चिपका तो उसके अंदर एक आइडिया आ गया कि अब छड़ी से अब केले की दूरी है वो क्या हो गई, घट गई। ठीक, तो इस तरीके से इसमें क्या आ गया, एक अचानक सा सूझ आया और इस तरीके से क्या किया, वो केला को प्राप्त कर लिया। दूसरा जो फ्रेंड्स है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, बक्स समस्या पर प्रयोग, है ना। तो बक्स समस्या के प्रयोग में इसी तरीके का था। यहाँ पे क्या कर दिया गया था, इसमें सुल्तान को जो है बक्स समस्या के प्रयोग में सुल्तान को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। सुल्तान जो है चूंकि भूखा था, है ना, और कमरे के छत से जो है एक केला लटक रहा था, कमरे के छत से क्या हो रहा था, एक केला लटक रहा था, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप पिक्चर में देख रहे होंगे, पिक्चर में आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है, केला लटका हुआ है और वनमानुष ये जो सुल्तान है वो क्या कर रहा है, केले को जो है उछल उछल करके प्राप्त करना चाह रहा है, बट केला जो है उसको पकड़ में नहीं आ रहा है ना। अचानक सा कमरे में जो है एक कोने में रखे हुए बक्स पे उसकी नज़र जाती है ना। जैसे ही उसकी नज़र गई अचानक सा उसके अंदर खुशी महसूस हुआ उसको। क्यों? क्योंकि उसको लग गया कि इस बक्स की सहायता से हम केले की जो दूरी है वो क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो एक एक करके क्या करता है, बक्स को जो है रखता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। एक एक कर करके रखा, है ना, फिर भी नहीं पाया, फिर दूसरे बक्स को एक के ऊपर रखा, फिर से वो नहीं छू पाया केले को, फिर तीसरे बक्स को दोनों के ऊपर रखा, दोनों बक्स के ऊपर। तो इस तरीके से उछल करके केले को प्राप्त कर लेता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपने देख रहे होंगे, है ना, कि सुल्तान के पास क्या आया, एक आइडिया आया, एक सूझ आया, है ना, जिससे क्या कर लिया, केले को जो है उसने प्राप्त कर लिया। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे वो प्रयोग करते हैं। अगर उनको देखा जाता है इसमें कि अगर
छड़ी या फिर बक्स नहीं दिया जाता है, एक डंडा दे दिया जाता है, तो डंडे की सहायता से भी वो क्या करता है, केला को प्राप्त कर लेता है। एक बार ऐसा हुआ कि कोहलर जो है ना ही छड़ी उसको दिए, ना बक्स दिए, ना ही डंडा दिए, तो चिंपैंजी क्या किया है ना, बनमानू जो है क्या किया, रूम में गया है ना, उछल कूद करके देखा, कुछ नहीं नजर आया, क्या किया, कोहलर को ही ले आया पकड़कर, है ना, कोहलर को ही पकड़कर ले आया और कोहलर पे ही खड़ा होकर के क्या किया, उस केले को प्राप्त कर लिया, है ना। तो मतलब एक स्थिति में सीखा गया चीज़ को क्या कर रहा है, वो हर एक जगह अप्लाई कर रहा है। मतलब सीखने के जो सिद्धांत है सूझ का, इसमें ये बात कही गई है कि जब एक विषय वस्तु को आप सिखा दिए हो, है ना, तो उसका स्थानांतरण दूसरे विषय को सीखने में भी व्यक्ति क्या करता है, उसका उपयोग करता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग शैक्षिक इम्प्लीकेशन आगे देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो हम समझते हैं यहाँ पे शैक्षिक इम्प्लीकेशन इसका क्या है ना, शैक्षिक आशय, शैक्षिक आशय, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होता है इसका, शैक्षिक आशय क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहली बात कि शिक्षक को चाहिए, है ना, कि जो भी बच्चों को जिस विषय के बारे में आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी परिस्थिति, कोई भी पहलू को जो है छिपाना नहीं चाहिए, है ना, बच्चे से जो है छिपाना नहीं चाहिए, है ना। यदि कोई अंश, है ना, यदि कोई अंश बच्चे के, है ना, बच्चे से जो है छिपा लिया जाता है तो क्या हो सकता है, छात्र उनके संबंधों को समझ नहीं पाएगा, है ना, छात्र जो है उसके संबंधों को समझ नहीं पाएगा और इस तरीके से समस्या सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए, जो भी विषय वस्तु आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके सभी अंश को जो है बच्चों के सामने रख देना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर क्या आए, आइडिया आए और वो समस्या को क्या कर सके, समाधान कर सके। ठीक है। दूसरा जो है कि शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में इस तरीके का वातावरण विकसित करे, है ना, इस तरीके का वातावरण विकसित करे जिसमें छात्र सूझ के द्वारा, है ना, विभिन्न विषयों को, छात्र जो है विभिन्न विषयों को, जैसे जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तु है, जैसे हो गया मैथ, साइंस, एसएसटी, इसके अलावा जो भी अन्य सब्जेक्ट हैं उसको क्या कर सके, सीख सके, है ना, उसको क्या कर सके, सीख सके, है ना। तो सूझ के द्वारा जितने भी विषय हैं, है ना, जैसे गणित हो गया, एसएसटी हो गया, है ना, साइंस हो गया, इन सभी सब्जेक्ट को क्या करे बच्चा, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सब्जेक्ट को क्या कर सके, सूझ के द्वारा सीख सके, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि एक विषय वस्तु को सीख लेगा, है ना, तो उसका स्थानांतरण, है ना, इसमें सीखे गए विषय, इससे सीखे गए जो कंसेप्ट होगा उसका स्थानांतरण इसमें होगा, है ना। और एसएसटी के अंदर आपको पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं, है ना, साहचर्य होता है। तो इसी तरीके से, है ना, बच्चे को जो है क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। तो ऐसा वातावरण डेवलप करना चाहिए जिसमें छात्र जो है सूझ के द्वारा विभिन्न वस्तुओं को, जो विभिन्न विषय वस्तु को है सीख सके, है ना, ताकि क्या कर सके, एक दूसरे के साथ स्थानांतरण भी कर सके। तो दो क्या है आपका शैक्षिक इसका निहितार्थ है। सबसे पहला चीज़ कि बच्चों को जो आप सिखा रहे हैं, है ना, जिस विषय वस्तु को, उसके किसी भी अंश को छिपाना नहीं चाहिए। अगर आप छिपा देंगे तो उसके बीच में संबंधों को वो नहीं समझ पाएगा और उसके अंदर आइडिया नहीं आ पाएगा, सूझ नहीं आ पाएगा। दूसरा ये है ना कि बच्चों को जो है एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना चाहिए ताकि बच्चे जो है हर एक विषय वस्तु को क्या कर सकते हैं, सूझ के द्वारा सीख सके, ताकि उसमें जो है एक दूसरे, है ना, एक विषय का स्थानांतरण दूसरे विषय में जो है बच्चा कर पाए, है ना। इसमें सीखे गए कंसेप्ट का यूज़ जो है वो साइंस में कर पाए, है ना, फिजिक्स में कर पाए, और फिजिक्स में जो यूज़ किया वो मैथ में भी कभी कभी कर सके। ठीक, तो ये बात है आपका आशय सीखने का। अब यहाँ पे हम लोग इसके लिमिटेशंस को जानते हैं। सीखने का जो सूझ का सिद्धांत दिया, है ना, ये तो ठीक है, बहुत ही अच्छा मतलब इनका सिद्धांत रहा, है ना, लेकिन फिर भी इनके कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, मतलब इनके कुछ दोष हैं। पहला जो सीमा है वो ये है कि इन्होंने क्या कहा, सीखना अचानक होता है। सीखना क्या होता है, अचानक होता है। मतलब बच्चे जो होते हैं किसी भी विषय वस्तु को अचानक सा क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। लेकिन किन्हीं मनोवैज्ञानिकों का, मतलब कुछ मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि सीखना जो होता है ना, किसी विषय वस्तु को बच्चा जो है अचानक नहीं सीख सकता, वो धीरे धीरे, है ना, एक समय के बाद, है ना, धीरे धीरे जो है क्या कर सकता है, सीख सकता है ना। मतलब कुछ विषय को बच्चा जो है अचानक सूझ के द्वारा नहीं सीख सकता, क्या कर सकता है, अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे सीख सकता है। इन्होंने ये कहा, है ना, कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये कहना था कि बच्चे जो होते हैं जटिल कार्य जब करते हैं, जब कोई कॉम्प्लेक्स वर्क कर रहे होते हैं, तो उसमें सूझ की जो मात्रा होती है, सूझ की मात्रा होती है वो क्या होती है, सूझ की मात्रा अधिक होती है ना। लेकिन जब कोई बच्चा साधारण कार्य कर रहा होता है तो साधारण कार्य करने के दौरान जो सूझ की मात्रा होती है वो क्या होती है, कम होती है। सूझ की मात्रा क्या होती है,
कम होती है। मतलब कुछ मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जब कॉम्प्लेक्स वर्क आप कर रहे होते हैं, जब कुछ नया, है ना, हार्ड वर्क जब कुछ आप कर रहे होते हैं, कठिन, है ना, तो क्या होता है वहाँ पे सूझ की मात्रा अधिक होती है। आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप वैसे काम कर रहे होंगे जो कि साधारण काम, जो कि आप बार बार करते आ रहे हैं, इसमें कोई सूझ या फिर कोई आइडिया वाली बात ही नहीं होती है। आपके पास ऑलरेडी क्या है, प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है, आप उसके आधार पे उस काम को कर लेंगे। मतलब यहाँ पे सूझ की मात्रा क्या रही, कम रही। लेकिन जब कोई जटिल काम कर रहे होंगे, कुछ ऐसे जो कि आपने कभी नहीं किया, पहली बार आप कर रहे हैं, तो उसमें कोई अचानक सूझ आती है आपके अंदर, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जटिल कार्यों में सूझ की मात्रा जो अधिक होती है, लेकिन साधारण कार्यों में कम। तो ये बात जो इन्होंने बोला, है ना, कि सीखना जो है अचानक होता है, ये बात क्या है, 100% सही नहीं है। दूसरी जो इन्होंने बात बोली वो ये कहा, है ना, इन्होंने सूझ के ऊपर अधिक बल दिया, है ना, केवल और केवल सूझ पे अधिक बल दिया, है ना, सूझ पे ही बल दिया। लेकिन क्या सिर्फ सूझ के कारण बच्चे सीखते हैं? नहीं, इसके अलावा उसमें, है ना, बच्चों को जो है प्रैक्टिस करवाना होता है, अभ्यास करवाना होता है ना, उनकी जो अनुभूतियाँ होती है, जो एक्सपीरियंसेस होता है, वो भी जो है सीखने में क्या करता है, सीखने को प्रभावित करता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, सिर्फ सूझ के ऊपर बल दिया। ठीक, तो इसलिए इनका जो थ्योरी है वो क्या हुआ, इनका ये लिमिटेशंस है कि सूझ के ऊपर ही सिर्फ बल दिया, अभ्यास और अनुभूति की ओर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे शिशु होते हैं, वो किसी विषय को अचानक नहीं सीखते हैं, है ना। छोटे बच्चे जो होते हैं वो किसी विषय को अचानक नहीं सीखते हैं, बल्कि क्या करते हैं, अभ्यास के द्वारा, है ना, या कहें कि रट कर किसी चीज़ को क्या करता है, सीखता है। छोटा बच्चा, जो छोटा शिशु होता है, जो कि 1 का टेबल 2 का टेबल याद कर रहा होता है ना, उस समय उसके अंदर कोई सूझ नहीं आती है ना, वो क्या करता है, रटता जाता है, रट करके अभ्यास के द्वारा क्या करता है, सीखता है। तो ये था आपका सूझ का सिद्धांत, है ना। आप समझ गए होंगे इन्होंने क्या बात कही अपने सूझ के सिद्धांत में। इनका कहना था कि कोई व्यक्ति जो होता है क्या करता है, सीखने के क्रम में संबंधित परिस्थितियों के प्रत्येक पहलुओं को क्या करता है, निरीक्षण करता है। और ऐसा करने के बाद यानी मतलब सीखने के क्रम में बच्चे के अंदर क्या आती है, सूझ उत्पन्न हो जाता है ना। और जब सूझ उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति जो है सही अनुक्रिया को करना सीख लेता है। ठीक, तो सही अनुक्रिया को जब करना सीख लिया तो इसी को बोलते हैं हम लोग सीखना। ठीक, मतलब बच्चे के अंदर सीखना कैसे हुआ, सूझ के द्वारा हुआ, अचानक सूझ आया। ये इन्होंने मतलब क्या, जो आपके हैं कोहलर, इन्होंने कहा, है ना। कोहलर का ये कहना था कि व्यक्ति जो है किसी काम को, किसी विषय वस्तु को क्या करते हैं, सूझ के थ्रू करते हैं, जबकि ऐसा 100% नहीं होता है ना। तो ये जो है प्रैक्टिकल में जो है ठीक है, इनका बात गलत नहीं है, ये थ्योरी जो है अपने आप में सही है, लेकिन इनका भी कुछ कुछ क्या है, लिमिटेशंस है। तो अगर आपको लिमिटेशन से अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान में रखना है ना। अगर आपको लिमिटेशन से क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान रखना है, जो छोटे शिशु होते हैं वो रट करके अभ्यास के द्वारा सीखते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका ये हो गया आपका थ्योरी। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहें, है ना। जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, है ना, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं जो भी आपकी शिक्षण की विधियाँ हैं, है ना, NCF है, RT, जो भी आपका बच गया सिलेबस वो हम आगे को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।